कीवर्ड स्पेशल वाले और उनके ऊपर क्वेश्चंस। और आगे मूव करते हैं, प्रिज्म की उस प्रॉब्लम पे बात करते हैं जहां पर वो हमसे कहते हैं कि भाई हमें ग्रेजिंग इंसिडेंस चाहिए प्रिज्म में। ध्यान देना भाई, ग्रेजिंग इंसिडेंस ये पूरा आर्टिकल है, इस पर बड़े बड़े डेरिवेशन से लेकर के छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तक पूछी जाती है। ग्रेजिंग इंसिडेंस इन प्रिज्म, प्रिज्म में ग्रेजिंग इंसिडेंस अगर है तो सब कुछ हमें डिस्कस करना है इस सिचुएशन के साथ। ग्रेजिंग इंसिडेंस इन प्रिज्म को किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? आंसर है मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन। मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म, तो जब प्रिज्म में डेविएशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उसको हम लोग ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या है। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब, ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब मीन्स क्या मतलब होता है? I1 जो है ना वो 90 डिग्री है। लीजिए आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। तो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ग्रेजिंग इंसिडेंस इन प्रिज्म, इसी को कहते हैं मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म। और इस पर्टिकुलर से हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मिलेगी, बड़ी प्रॉब्लम में मिलेगी और छोटी प्रॉब्लम में मिलेगी। तो सबसे पहले ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? आंसर है I1 90। तो जब I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री बनाते हुए लाइट प्रिज्म पर गिराई जाती है तो हम कहते हैं कि ये ग्रेजिंग इंसिडेंस हो गया। और इस सिचुएशन पे जो डेविएशन आता है वो मैक्सिमम आता है और इसीलिए इसको मैक्सिमम डेविएशन भी कहते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो पहली सरफेस पर 90 डिग्री के साथ लाइट को गिराना, तो जो लाइट की बीम है उसको थोड़ा सा वाइड कर ले जिससे कि फील आए। ये देखिए, ये सोर्स से लाइट आ रही है और ये मैंने लाइट को गिरा दिया है प्रिज्म की सरफेस पर। कितने डिग्री के एंगल पर गिरा दिया? नॉर्मल बनाया। कितने एंगल पर गिराया है लाइट को? 90 डिग्री। अब जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी लाइट ऐसी होती है जो बिना किसी रिफ्रैक्शन के, बिना किसी अदर फिनोमेना के जो है सीधे निकल जाती है। मतलब अब आप सोचते हो कि लाइट अंदर जाएगी प्रिज्म के, तो बहुत कम लाइट ऐसी होती है जो प्रिज्म के अंदर जाती है। ज्यादातर लाइट बिना किसी रिफ्रैक्शन के क्या होती है? निकल जाती है। तो जो भी थोड़ी बहुत लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है, मैं उसको दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो ये लाइट प्रिज्म के अंदर गई तो नो डाउट R1 बना हुआ, R1 बन गया। अब ये सेकेंड सरफेस पर पहुंची तो फिर से यहाँ पे नॉर्मल दिखाया मैंने, तो भाई R2 भी बन गया। अब लाइट प्रिज्म से निकल के बाहर आने वाली है तो I2 भी बन गया। यानी कि ग्रेजिंग इंसिडेंस में ज्यादातर फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपके तैयार हैं कि मेरा पता लगा। I1 तो 90 हो गया, दैट्स ओके, बट R1 कितना है? तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में I1 90 है, R1 कितना होता है ये पता लगाना पड़ेगा। जब पता लगा लेंगे तो पता चल जाएगा कि R1 की वैल्यू थीटा सी होती है। कितनी होती है? थीटा सी। कैसे? अभी आपको रिवीजन में बता देता है। R2 की वैल्यू पता लगाने के लिए कहा जाता है, R2 की वैल्यू पता लगाइए। तो जब R2 की वैल्यू निकलती है तो R2 की वैल्यू निकलती है A माइनस थीटा सी। कैसे? अभी आपको बताते हैं रिवीजन में। फिर I2 की वैल्यू पता लगाने के लिए कहा जाता है I2 निकालो, तो फिर वही ट्रिक फॉलो करते हैं। और जब हम लोग I2 निकालते हैं तो I2 निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है साइन I2 इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस का क्या? कॉस।
इफ यू आर लुकिंग फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो ये सब पता होना चाहिए, सीधे फार्मूला और आंसर। लेकिन कभी कभी जो है आपसे ये पूछा जाएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस में I2 की वैल्यू ये निकाल के दिखाइए, जहां पर जो म्यू है वो RI ऑफ प्रिज्म है, RI ऑफ प्रिज्म जो है वो म्यू है। और हम ये पूरा डिस्कशन कर रहे हैं ये सोच करके कि सराउंडिंग में क्या चीज है, एयर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सारे रिजल्ट्स आपको निकाल के दिखा देना है, तो यही इसके क्या बन जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन डेरिवेशन फॉर्म में। हम आपको बताएंगे R1 की वैल्यू थीटा से कैसे आती है। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं R1 को, ठीक है। कैसे निकालते हैं R1 को, ध्यान देना। हमने फंडा लगाया sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, और हम इसको लगा रहे हैं पहले फेस पर एट सरफेस नंबर 1। नाउ फील द सिचुएशन, I माने इंसिडेंट एंगल सरफेस 1 पर, कौन होता है I1। भाई सरफेस 1 पर जो इंसिडेंट एंगल है वो कौन है, I1, तो I1 हो गया यहाँ पर। R माने रिफ्रैक्शन एंगल सरफेस 1 पर, कौन है R1। μ2 मींस वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट गई है, तो यार पहले मीडियम से टकरा के कहां जाती है, अंदर जाती है, तो कितना है, म्यू है। और μ1 जहां से आ रही है तो फर्स्ट सरफेस से कहां से आ रही है, एयर से, ठीक है। I1 की वैल्यू रखो, sin I1 90 हो गया। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है sin R1 और ये म्यू बाई sin 91 हो जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो आएगा sin R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 बाई म्यू आएगी। इधर हम लोगों ने बेसिक फंडा लगाया क्रिटिकल एंगल का, sin थीटा c होता है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो sin थीटा c, अब रेयर मीडियम में कौन है, एयर है, 1 हो गया। डेंसर में कौन है, खुद प्रिज्म। नाउ यू ऑल कैन सी कि 1 बाई म्यू की जगह पे क्या लिख सकता है, sin थीटा c लिख सकते हैं ना। R1 की वैल्यू क्या है, थीटा c। ये डन हो गया, ये कंप्लीट हो गया प्रूफ। दूसरा वाला जो है वो भी छोटा सा निकल आएगा, कैसे देखिए, क्योंकि R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होती है, ए भाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या है, और R1 की वैल्यू क्या मिली, थीटा से, तो R2 की वैल्यू क्या हो गया, a माइनस थीटा से, ये आपका R2 आ गया, ठीक। अब हम I2 पर चलते हैं, और जैसे हमने I2 किया तो ग्रेजिंग इंसिडेंस खत्म हो जाएगा। तो I2 के लिए थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए होगा, तो इधर बना लेते हैं, और I2 ही आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा अगर आप अनसॉर्ट टेबल देखोगे। तो फिर से हमने फार्मूला लगाया sin I बाई sin R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। लेकिन अब की बार चूंकि मामला I2 का है तो सेकेंड फेस पर, तो एट सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 2 पर। चलो फील द सिचुएशन, I माने इंसिडेंट एंगल सरफेस 2 पे कौन होता है, R2। R मींस रिफ्रैक्शन एंगल सरफेस 2 पर कौन है, I2। μ2 मींस उस मीडियम का RI जहां गई है लाइट, उस सरफेस नंबर 2 से टकरा के कहां जा रही है, बाहर, यानी एयर। और μ1 मींस उस मीडियम का RI जहां से आ रही है, सरफेस नंबर 2 से 2 पे जब गई है, पहुंची, तो कहां से आ रही है, प्रिज्म के अंदर से आ रही है। लीजिए sin I2 इज इक्वल टू हो गया म्यू sin R2, sin I2 म्यू। R2 की वैल्यू देखें, बताए कितनी निकली है, R2 निकला a माइनस थीटा से। हमें ये रिजल्ट लाना है,
क्योंकि ये फेमस रिजल्ट है, इस फॉर्म में ही हमको जब भी मिला है इसी फॉर्म में मिला है। तो मैंने यहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली, साइन आई टू म्यू साइन ए कॉस बी और माइनस का कॉस ए साइन बी, ये लगाया फंडा। हार्डली एक या दो स्टेप के बाद रिजल्ट आने वाला है। म्यू साइन ए, ये जो कॉस थीटा सी है ना उसको चेंज किया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी और माइनस का कॉस ए साइन थीटा सी। नाउ बी केयरफुल, साइन आई टू म्यू साइन ए अंडर रूट 1 माइनस, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा सी। साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी है 1/म्यू, तो साइन थीटा सी की वैल्यू है 1/म्यू रख दिया, 1/म्यू का स्क्वायर माइनस का कॉस है, साइन थीटा सी की वैल्यू 1/म्यू। क्योंकि साइन थीटा सी की वैल्यू है 1/म्यू। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो इधर आप स्क्वायर रूट पूरा जो है सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो ये वाला ब्रैकेट बनेगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, नीचे बनेगा म्यू साथ में साइन, इधर बनेगा कॉस ए साथ में नीचे म्यू, तो अपॉन का म्यू कट हो जाएगा आगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए केवल फार्मूले याद होने चाहिए, लेकिन इनके अगर डेरिवेशंस की बात करोगे तो फिर आपको करने पड़ेंगे। और इस केस में जो डेविएशन निकल के आता है वो कैसा होता है मैक्सिमम। और इसी का एक और साथी है क्या, ग्रेजिंग इमरजेंस, इंसिडेंस वाला काम पूरा हो गया, ठीक है। We have done grazing incidence concept. क्या क्या मिला था? ग्रेजिंग इंसिडेंस GI फुल फॉर्म है आपका ग्रेजिंग इंसिडेंस, और इसको किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? एनीवन? बताया जा चुका है। ग्रेजिंग इंसिडेंस को किसी और नाम से भी जानते हैं। इसको कहते हैं मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन, प्रिज्म में मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन, मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन। ग्रेजिंग इंसिडेंस को मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन भी कहा जाता है। और कोई किसी नाम से जानते हैं इसको? नो इमरजेंस कंडीशन भी कहते हैं, नो इमरजेंस कंडीशन, नो इमरजेंस कंडीशन। लेकिन ये जो नो इमरजेंस है ना, ये नियरली है। ये बाद वाली जो बात है वो समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन आपने प्रिज्म लिया, ये प्रिज्म लिया आपने, और लाइट को ग्रेजिंग इंसिडेंस पर इंसिडेंट कर दिया। ये लाइट आपने ली जो कि 90 डिग्री के एंगल पर आपने इंसिडेंट कर दिया। ये I1 is equal to 90 डिग्री, I1 is equal to 90 डिग्री। तो अगर आप ये एज्यूम कर ले कि जो लाइट आपने इंसिडेंट की है उसकी जो एनर्जी वैल्यू है वो सपोज दैट 60 ल्यूमेन है। लाइट की एनर्जी को ल्यूमेन में मेजर करते हैं, ठीक है ना? तो 60 ल्यूमेन हमने लाइट को गिराया, ऐसा एज्यूम कर लिया। तो लाइट इनटू द प्रिज्म एंड फिर इमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म। ये लाइट आपकी प्रिज्म से बाहर आ गई। ये जो लाइट बाहर आ गई है इमर्जिंग लाइट है। तो हमने पता किया ये इमर्जिंग लाइट कितनी है, तो पता चला कि इमर्जिंग लाइट जो है वो इंसिडेंट के कंपेयर में क्या है, बहुत कम है। जस्ट कंसीडर की जो इमर्जिंग लाइट है वो आपकी है 1 ल्यूमेन। तो हम तो ऐसे ही कहेंगे ना कि लगभग लगभग नो इमर्जेंस हुआ है, क्योंकि हमने तो इनपुट लगाया था 60 का, लेकिन हमें मिला तो कुछ भी नहीं।
तो हम यही कहेंगे कि हमें अप्रोक्सीमेटली क्या मिला, नो इमर्जेंस। तो इसको जो है ग्रेजिंग इंसिडेंस को नो इमर्जेंस कंडीशन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ब्रैकेट में नियरली लिख दिया क्योंकि थोड़ा बहुत लाइट तो अंदर जाते ही है। एंड रिगार्डिंग दिस क्या क्या मैथमेटिकल पॉइंट आ चुके थे, तो हमको मिला है कि ग्रेजिंग इंसिडेंस के मीनिंग होते हैं। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है कि I1 90 डिग्री है और R1 की वैल्यू थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर है, और इसके बाद में R2 की वैल्यू क्या है, A माइनस थीटा सी है, और साइन I2 की वैल्यू मिली थी अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1 साइन A और माइनस में क्या, कॉस A, ये हमको मिली थी। ठीक है, और ये सारा काम जब हमने किया है तो ये एज्यूम करके किया है कि जो प्रिज्म का RI है, RI ऑफ प्रिज्म वो म्यू के इक्वल है, और सराउंडिंग में क्या चीज है, एयर। मान लो सराउंडिंग में एयर नहीं है, अभी तो एयर है तो म्यू का मतलब क्या है, RI ऑफ प्रिज्म। लेकिन अगर सराउंडिंग में एयर नहीं है, तो अगर सराउंडिंग में एयर नहीं है तो क्या होगा, तो अगर सराउंडिंग में एयर नहीं है, अगर सराउंडिंग इज नॉट एयर, तो क्या करते हैं, देन रिप्लेस। तो आप अपने कॉन्सेप्ट में जहां पर म्यू है उसको रिप्लेस कर दो म्यू अपॉन म्यू डैश से, किसी न्यूमेरिकल में। सपोज कर लो कि ग्रेजिंग इंसिडेंस का एक न्यूमेरिकल आपके सामने आया और क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रिज्म के सराउंडिंग में एयर नहीं है, वहां पर वाटर है, और आपसे I2 पूछा है, तो आप इसी फार्मूले को लगाएंगे। लेकिन अब आपको म्यू की जगह पे क्या लाना पड़ेगा, म्यू अपॉन म्यू डैश। जहां पर ये म्यू क्या चीज है, ये प्रिज्म का RI है, RI ऑफ प्रिज्म, और जो म्यू डैश है वो क्या है, RI ऑफ सराउंडिंग, RI ऑफ सराउंडिंग। इफ यू आर लुकिंग फॉर द न्यूमेरिकल, तो बस अगर आप न्यूमेरिकल की बात करें तो ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसी पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा कि मुझे I2 निकाल लीजिए। अच्छा, अब आपके पास जब I2 आ जाएगा तो डेविएशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का A। देखो I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू 90, I1 आपका 90, I2 हम क्या करेंगे, निकाल चुके होंगे, तो I2 हमारा निकल चुका होगा, तो यहाँ पे टिक लगा देते हैं कि I2 अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो निकाल लिया जाएगा, और माइनस का A। एंड यू ऑल नो कि इस केस का जो डेविएशन है वो कैसा होता है, मैक्सिमम। ठीक है ना, तो अगर आप न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे तो आपको एक जबरदस्त न्यूमेरिकल इस पर मिलेगा। ठीक, अब इसी का जो रिलेटिव है ग्रेजिंग इंसिडेंस का, यानी इसी के बहुत क्लोज रिलेशन के साथ में जो एक अदर केस है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेजिंग इमर्जेंस। उसको भी देख लेते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस को। ग्रेजिंग इंसिडेंस का ही रिलेटिव है, बहुत ही क्लोज रिलेशन है किसके साथ, ग्रेजिंग इमर्जेंस का। तो अब नेक्स्ट है हमारा ग्रेजिंग इमर्जेंस। इसको भी जानते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस की सिचुएशन अगर प्रिज्म में है तो हमें इसका मीनिंग समझना होगा, समझाना होगा। ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस जब प्रिज्म में होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन होता है, मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म, मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म, यानी ग्रेजिंग इमर्जेंस को भी मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन कहा जाता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये देना, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत बार आपके शॉर्ट पेपर में क्वेश्चन रहता है जहां पर वो डायरेक्टली ग्रेजिंग इमर्जेंस नहीं लिखते हैं। ग्रेजिंग इमर्जेंस को इस तरीके से भी कहा जाता है कि इन प्रिज्म जस्ट TIR, फुल फॉर्म जानते हो ना TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जस्ट TIR टेक प्लेस, इस नाम से भी इसको जानते हैं। दीज आर द कीवर्ड। देखिए अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है ग्रेजिंग इमर्जेंस तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ग्रेजिंग इमर्जेंस में भी डेविएशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है,
लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरीके का टर्म यूज किया गया है कि हमने प्रिज्म में जस्ट TIR देखा, तो जैसे ही आप ये देखें कि प्रिज्म में TIR जस्ट देखा, मतलब वो कौन सा केस है, ग्रेजिंग इमर्जेंस का। अब ग्रेजिंग इमर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो इन सारी बातों का मतलब क्या होता है? इन सारी बातों का मतलब होता है कि जो I2 है वो 90 डिग्री के इक्वल है, एंड यू ऑल नो कि I2 कहां है, कौन है, कैसे आता है, और जो R2 है ना वो थीटा सी के इक्वल है, और जो R1 की वैल्यू है वो A माइनस थीटा सी है, जहां पे थीटा सी क्रिटिकल एंगल है। एंड व्हाट अबाउट I1? साइन I1 की वैल्यू होती है अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन A माइनस का कॉस है। और अगर आप डेविएशन के लिए भी जा रहे हैं तो भाई डेविएशन होता है I1 प्लस I2 माइनस का A, तो I2 आपका 90 हो गया और I1 आपको निकाल लेना है। ये देखिए यहां से I1 निकाला है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये रिजल्ट्स पता होने चाहिए। जरा डायग्राम देख करके समझते हैं कि ये जब ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है तो सिचुएशन किस तरीके की होती है। नाउ यू हैव ए प्रिज्म, ये आपने प्रिज्म बनाया, इसका जो RI है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू, और डिस्कशन में हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रिज्म के सराउंडिंग में क्या है, एयर, ये एयर हो गया। लाइट को आपने प्रिज्म की सरफेस पर इंसिडेंट किया, ये देखिए लाइट को प्रिज्म की सरफेस पर इंसिडेंट किया, ये प्रिज्म की सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट किया। क्या होगा नेक्स्ट? रूल्स फॉलो होंगे, रिफ्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो फॉलो होंगे, और लाइट उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे की एक्टिविटीज करेगी। तो जब हमने सरफेस पे लाइट को गिरा दिया तो नीड नॉर्मल बनाया मैंने, और ये आपका I1 हो गया। रिफ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग ये लाइट जो है अपने पुराने रास्ते से डिपार्चर होकर के नए रास्ते पर चलेगी, ये लाइट अंदर गई, ये फ्रेम हो गया R1। अब ये सेकेंड सरफेस पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस पर गिरती है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट सरफेस, और जिससे निकलती है दैट इज कॉल्ड द सेकेंड सरफेस। अब ये लाइट सेकेंड सरफेस पर पहुंच चुकी है, तो सेकेंड सरफेस से लाइट आने वाली है, मीडियम बदलने वाला है, तो मीडियम बदलने वाला है तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा। फिर से नॉर्मल बनाया मैंने, ये देखिए नॉर्मल बनाया, ये R2 हो गया, R2 हो गया। अब ग्रेजिंग इमर्जेंस का क्या मतलब है, जरा ध्यान देना। अगर लाइट निकले और इस अंदाज से निकले, ये देखिए मैं जिगजैग कर रहा हूं जिससे कि आपका फोकस थोड़ा सा आ जाए सही। ये देखिए लाइट बाहर निकल के आ रही है, तो जो लाइट बाहर निकल के आ रही है उसका नाम क्या है, इमर्जिंग लाइट या इमर्जेंस लाइट। तो इमर्जिंग लाइट ये आ गई, और चेक की इमर्जिंग लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना बनाया, 90 बनाया। इसी को कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, दैट इज कॉल्ड द ग्रेजिंग इमर्जेंस। और इनको कितने नामों से जानते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस को? मैक्सिमम डेविएशन भी इस सिचुएशन में आता है, तो ये मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन होती है। और इसी ग्रेजिंग इमर्जेंस को, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि अनसॉल्व पेपर देखने के बाद ये पता चलता है कि ग्रेजिंग इमर्जेंस का जो क्वेश्चन है वो इस टर्म के साथ बहुत आता है कि जस्ट TIR टेक प्लेस। मतलब अगर थोड़ा सा और हम एफर्ट्स लगाते तो क्या होने वाला था, TIR। तो TIR होते होते क्या हो गया, बच गया है। इसी को कहते हैं जस्ट TIR टेक प्लेस। ठीक है, तो ये रहा ग्रेजिंग इमर्जेंस का डायग्राम। अब ग्रेजिंग इमर्जेंस में ये सारी चीजें जो लिखी गई है इनका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। तो एग्जाम में ग्रेजिंग इंसिडेंस हो या ग्रेजिंग इमर्जेंस हो, उनका डिटेल डिस्कशन भी है, जैसे अभी अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सर्च करूं तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। क्या है क्वेश्चन, सुनिए। 2017 की प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम, सुनिए।
ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास का प्रिज्म ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो एक ग्लास का प्रिज्म है जिसके ऊपर लाइट को गिराया गया है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो म्यू है एंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल कैपिटल है। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब क्या है? प्रिज्म एंगल। तो प्रिज्म एंगल कैपिटल ए है। इफ इट जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस, ये हमारे लिए अंडरलाइन करने वाली बात है। लाइट प्रिज्म पर गिरने के बाद में क्या करती है? जस्ट टीआईआर करती है। तो मैंने कहा कि ग्रेजिंग इमर्जेंस को जस्ट टीआईआर भी कहा जाता है। जस्ट टीआईआर अगर करती है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन यानी कि फार्मूला निकालना है रिलेटिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया? I1, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द क्रिटिकल एंगल। तो मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें मुझे I1 भी दिखे, मुझे प्रिज्म एंगल भी दिखे और क्या दिखे? क्रिटिकल एंगल दिखे। यानी आपको ये निकालना है ये, लेकिन इसमें देखो आपका I1 दिख रहा है, इसमें आपको प्रिज्म एंगल दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है? क्रिटिकल एंगल। तो अभी हम इसको जरा डिराइव कर लें तो आप देखोगे इसके ठीक पहले का जो स्टेप है वही आपका आंसर है। तो मैं इसको करता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले मैं तुमको ये प्रूव करके दिखा देता हूं कि ग्रेजिंग इमर्जेंस में R2 की वैल्यू थीटा सी होती है तो क्यों होती है, जरा ध्यान दें आप। तो अगर मैं यहां पर ये प्रिज्म एंगल हो गया, अगर हम यहां पर साइन थीटा से निकालें तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फार्मूला होता है। सराउंडिंग में जो ये एयर है वो क्या बन जाएगी? रेयर मीडियम 1 हो गया और डेंसर मीडियम में कौन आएगा? खुद प्रिज्म आ जाएगा। तो प्रिज्म का अपना म्यू हो गया। तो नाउ यू ऑल कैन सी कि sin थीटा c इज इक्वल टू है 1 अपॉन म्यू। अब इस पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, इस पॉइंट पर तो वो फार्मूला अप्लाई किया जाए, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। और इस फार्मूले को हम कहां यूज कर रहे हैं? सरफेस नंबर 2 पर। तो एट सरफेस नंबर 2, सरफेस 2 पर आप इसको यूज कर रहे हैं। फील करिए, आई का मतलब है इंसिडेंट एंगल सरफेस 2 पर। तो सरफेस 2 पर जो इंसिडेंट एंगल है वो कौन होता है? R2। यहां पर आ गया साइन R2। और R का मतलब है रिफ्रैक्शन एंगल सरफेस 2 पर। तो I2 ही सरफेस 2 का क्या बनता है? रिफ्रैक्शन एंगल। तो यहां पर आ गया साइन I2। म्यू 2 का मतलब है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट गई है। तो यार ये सेकंड सरफेस से टकराने के बाद लाइट कहां गई है? बाहर गई है ना। तो ये म्यू 2 आपका एयर हो गया यानी कि 1। और म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां से लाइट आ रही है। तो सेकंड सरफेस में जो लाइट आ रही है कहां से आ रही है? प्रिज्म के अंदर से। तो म्यू 1 का मतलब हो जाएगा म्यू। ठीक है ये बात। अब आगे ध्यान दें, साइन R2 हमें पता नहीं है, लेकिन I2 की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, साइन 90 लिखा। और ये 1 बाई म्यू की जगह पे क्या आ गया? साइन थीटा सी। नाउ यू ऑल कैन चेक कि 1 बाई म्यू कैसे है? साइन थीटा सी। साइन 91 हो गया तो यहां से साइन R2 इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा सी। R2 की वैल्यू क्या आ गई? थीटा सी। ठीक है, देखिए ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब उस क्वेश्चन का जो आंसर लेना है जो अभी हमने पढ़ा था, तो हमें पता है कि ग्रेजिंग इमरजेंस में या जस्ट टीआईआर टेक प्लेस की कंडीशन में R2 थीटा सी है। ये डायग्राम हमारी हेल्प करेगा। R2 की वैल्यू थीटा सी है। कैसे आती है वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया, सीधे याद है तो सो गुड। और R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होती है? ए फॉर प्रिज्म एंगल। यहां पर R2 की वैल्यू थीटा सी है तो R1 की वैल्यू आ जाएगी। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए माइनस थीटा सी। अब हम एक बार फिर से साइन आई बाई साइन आर म्यू 2 बाई म्यू 1 कि मुझे I1 चाहिए ना। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इंसिडेंट एंगल यानी कि I1, प्रिज्म एंगल यानी कि कैपिटल ए और थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल, इनमें रिलेशन चाहिए, उसका मुझे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है।
इसके लिए हमने जो है साइन आई बाई साइन आर, म्यू टू बाई म्यू वन, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन अब की बार इसको लगाया कहां पर, सरफेस वन पर, एट सरफेस वन। नाउ फील द सिचुएशन, आई फॉर इंसिडेंट एंगल सरफेस वन पर कौन होता है, आई वन, तो ये हो गया साइन आई वन। आर फॉर रिफ्रैक्शन एंगल सरफेस वन पर कौन है, आर वन, साइन आर वन। और ये देखिए म्यू टू, उस मीडियम का आर आई जहां लाइट गई है, तो सरफेस वन पर लाइट कहां गई है, प्रिज्म के अंदर, और म्यू वन मीन्स जहां से आ रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सरफेस वन पे कहां से आ रही है, बाहर से, बाहर मीन्स एयर, यहां से आ गया साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन, साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू, और आर वन की वैल्यू क्या निकली है, ए माइनस थीटा से। उस क्वेश्चन का आंसर ये है। देखो इस रिजल्ट में इंसिडेंट एंगल आ गया, प्रिज्म एंगल भी आ गया, और क्या आ गया, उसने केवल यहां तक पूछा। और अगर हम इसी को थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लें, थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लें, चलिए करके देखते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो क्वेश्चन हम लोगों ने भी देखा था, पढ़ा था, उसका आंसर आ गया। थोड़ा इसको अगर हम आगे सॉल्व कर ले, देखें क्या होता है, तो साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू, यहां पर लगाओ साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी, माइनस का कॉस ए, और आगे क्या, साइन बी, ये रिजल्ट आ जाएगा। देखें कैसे, अब जहां पर ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा सी है, वहां पर साइन थीटा सी लाने की कोशिश करो, क्योंकि साइन थीटा सी की वैल्यू तुम्हें पता है, ये नहीं। तो उस रिजल्ट को जरा फिर से लिखते हैं, जरा देखना चेंज है थोड़ा सा। साइन आई वन म्यू साइन ए, और कॉस थीटा सी की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, लिख सकते हैं ना, इस कॉस थीटा सी की जगह पे लिख सकते हैं। और वहां पर है कॉस ए और साइन थीटा सी, साइन थीटा सी की जगह पे वन बाई म्यू लिख सकते हैं, साइन आई वन म्यू साइन ए, और अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा सी की जगह पे वन बाई म्यू का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा सी की वैल्यू वन बाई म्यू है, तो साइन थीटा सी की जगह पे वन बाई म्यू लिखा जा सकता है। कॉस ए साइन थीटा सी की जगह पे वन बाई म्यू, साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, नीचे म्यू आ जाएगा रूट से बाहर, और कॉस ए अपॉन में भी म्यू आ जाएगा, ये अपॉन वाला म्यू बाहर वाले म्यू से कट हो जाएगा, साइन आई वन आ गया अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, साइन ए माइनस का क्या, कॉस ए, ये रिजल्ट आ गया। ठीक, कितना क्लोज है ये ग्रेजिंग और इमर्जेंस ग्रेजिंग इंसिडेंस से। क्वेश्चन किस पर आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। इफ यू आर लुकिंग फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो रिजल्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब जरा हम दोनों को एक साथ फॉर्मुलाइज करते हैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए। क्लियर है ये बात, दोनों रिजल्ट जो ग्रेजिंग इंसिडेंस हैं और जो ग्रेजिंग इमर्जेंस हैं, उनको एक साथ फॉर्मुलाइज करते हैं, देखते हैं किसमें कहां पर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इधर इस साइड में लिखा ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस, इसी का बड़ा क्लोज रिलेटिव है ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस। अदर नामों से भी इनको जानते हैं। ग्रेजिंग इंसिडेंस का एक नाम है जिसका नाम है मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन, मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म। ग्रेजिंग इंसिडेंस की सिचुएशन में प्रिज्म में मैक्सिमम डेविएशन आता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस में भी मैक्सिमम डेविएशन आता है। तो यू हैव ए जनरल इंफॉर्मेशन कि अगर हम आपसे पूछे कि बताओ प्रिज्म में डेविएशन मैक्सिमम कब होता है, तो आप ये कह सकते हो ग्रेजिंग इंसिडेंस में भी डेविएशन मैक्सिमम होता है और ग्रेजिंग इमर्जेंस में भी डेविएशन कैसा होता है, मैक्सिमम। ग्रेजिंग इंसिडेंस को और किसी नाम से जानते हैं क्या,
अभी जस्ट सब लोगों ने अपडेट लिया, ग्रेजिंग इंसिडेंस को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस इस नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो नो इमरजेंस की कंडीशन है वो कैसी होती है? नियरली, एग्जैक्टली नहीं, मैंने अभी डिस्कस किया था। और ग्रेजिंग इमरजेंस को किसी और नाम से जानते हैं क्या? तो इस नाम से जानते हैं कि इन प्रिज्म जस्ट TIR टेक प्लेस, जस्ट TIR टेक प्लेस। ये इनके अदर नेम हो गए। इनके जो डायग्राम्स हैं वो आपको पता है, जरा इनका रिजल्ट देखते हैं। ग्रेजिंग इंसिडेंस में जो I1 है, देखो प्रिज्म के कुछ फैमिली मेंबर्स हैं। जब आप प्रिज्म को डील करते हैं तो बिना इनकी हेल्प से आप आगे ही नहीं बढ़ पाते। जैसे मैं कुछ फैमिली मेंबर्स प्रिज्म के लिख देता हूं। प्रिज्म में एक तो कैपिटल A है प्रिज्म का फैमिली मेंबर, जिसको रिफ्रैक्टिव एंगल, प्रिज्म एंगल और एपेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। I1 है, क्या नाम है I1 का? इंसिडेंट एंगल सरफेस 1 पर, और R1 रिफ्रैक्शन एंगल सरफेस 1 पर, R2 का नाम क्या है? इंसिडेंट एंगल सरफेस 2 पर, और I2 है आपका रिफ्रैक्शन एंगल सरफेस 2 पर। और एक फैमिली मेंबर है डेविएशन डेल्टा। ऑर्डिनरी वे में I1 को इंसिडेंट एंगल कहा जाता है और I2 को क्या कहा जाता है? इमर्जिंग एंगल, क्योंकि इतना एंगल बनाते हुए लाइट इंसिडेंट होती है और इतना एंगल बनाते हुए वो बाहर निकल जाती है। तो जरा इन सिचुएशंस में, ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस में, इन लोगों के जरा हालचाल लेते हैं। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में I1 कहता है कि वो 90 है, तो ग्रेजिंग इमर्जेंस में I2 कहता है कि वो 90 है। ग्रेजिंग इंसिडेंस में R1 कहता है कि वो थीटा C के इक्वल है, जबकि ग्रेजिंग इमर्जेंस में R2 की वैल्यू कितनी होती है? थीटा C। और आपने इसको भी डिराइव किया हुआ है और इसको तो अभी जस्ट देख ही रहे होगा, R2 की वैल्यू कितनी आई है? थीटा C। ग्रेजिंग इंसिडेंस में जो R2 होता है दैट इज A माइनस थीटा C, और ग्रेजिंग इमर्जेंस में जो R1 होता है वो क्या है? A माइनस थीटा C। ग्रेजिंग इंसिडेंस में साइन I2 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन A माइनस का कॉस A। ठीक है, और इसी को जब आप इसको जब डिटेल में सॉल्व करते हो, इसके ठीक पहले साइन I2 की वैल्यू आती है म्यू साइन A माइनस थीटा से। जब आप इसको डिराइव करते हो तो पहले ये मिलता है, ठीक है ना। ग्रेजिंग इमर्जेंस में क्या होता है? ग्रेजिंग इमर्जेंस में साइन I1 होता है अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन A माइनस का कॉस है, और यहां पर मिलता है साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन A माइनस थीटा से। ये है आपके ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस की कंडीशंस। अच्छा, अगर आप डेविएशन निकालना चाहोगे चाहे इस केस में या उस केस में, तो डेविएशन का फार्मूला होता है I1 प्लस I2 माइनस का A। सभी लोगों का पता चल चुका होगा, फार्मूले में रखो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। बट रिमेंबर कि इस वाले केस में जो डेविएशन है वो क्या होता है? मैक्सिमम। और हमने ये पूरा डिस्कशन ये सोच के किया हुआ है कि आपका जो ये प्रिज्म है उसके सराउंडिंग में एयर है। मान लो एयर नहीं है, तो अभी अपडेट किया था मैंने कि अगर एयर नहीं है, इफ सराउंडिंग इज नॉट एयर, इफ सराउंडिंग इज नॉट एयर, तो रिप्लेस कर देना है म्यू को, रिप्लेस म्यू बाई म्यू अपॉन म्यू डैश। सराउंडिंग में अगर एयर नहीं है, जहां पर ये जो म्यू वो प्रिज्म का आ रही है, प्रिज्म का आ रही, और जो ये म्यू डैश है वो कौन सा आ रही है? सराउंडिंग का आ रही फॉर रिफ्रैक्टिव। तो जनरल वे में ये जो रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं ना, इनका डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में, और इन पर क्या आता है? न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल देखते हैं कौन कौन से स्पेशल टर्म। जैसे अगर प्रिज्म की प्रॉब्लम में लिखा हुआ है नॉर्मल इंसिडेंस, तो हमें इसका मीनिंग तुरंत समझना चाहिए। N फॉर नॉर्मल, I फॉर इंसिडेंस। अगर प्रिज्म की प्रॉब्लम में नॉर्मल इमर्जेंस लिखा है तो क्या मतलब है? अगर प्रिज्म की प्रॉब्लम में रीट्रेसिंग पाथ है तो इसका क्या मतलब होता है? ये सारी बातें हम लोगों ने करी है। रीट्रेसिंग पाथ तो मीनिंग क्या होता है? अगर प्रॉब्लम में ग्रेजिंग इंसिडेंस है तो मीनिंग क्या होता है?
अगर प्रॉब्लम में ग्रेजिंग इमर्जेंस है तो क्या होता है, ये सारे हम लोगों ने टर्म्स कर लिए। अब इसके आगे मूव करते हैं और बात करते हैं कि प्रिज्म के साथ में अगर हमें प्रैक्टिकल करना हो, जो कि सभी लोगों को प्रैक्टिकल करना होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, एक प्रैक्टिकल की बात करते हैं। ये हमारे पास में प्लेन पेपर है और इस प्लेन पेपर पर आपने प्रिज्म को रखा हुआ है। जब लैब में आपको प्रिज्म मिलेगा तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में मिलेगा, ये प्रिज्म हो गया आपका, ये प्रिज्म रखा। अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो जो डायग्राम आपने प्रैक्टिकली बनाया हुआ है इसको थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली अगर बनाए तो ये हमारे पास में प्रिज्म है, प्लेन पेपर पर रखा हुआ है। और ये नॉर्मल हो गया। सरफेस 1 का फैसला कर लीजिए। ये सरफेस 1 हो गई, इस पर लाइट को डालेंगे, और ये सरफेस 2 हो गई, इससे बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने लाइट को इंसिडेंट किया। कितने एंगल पर इंसिडेंट किया? I1 पर। I1 को आप कंट्रोल कर सकते हैं। I1 यू कैन कंट्रोल इट, I1 को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कितना रखना है आपकी मर्जी है। फिर I1 बदल दिया, ऐसे हम I1 को लगातार चेंज करेंगे। और ये हमारे पास में ग्राफ पेपर है। ये थ्योरी की बात भी है, ये प्रैक्टिकल की बात भी है। तो जिनके प्रैक्टिकल हो चुके हैं वो जानते हैं कि उनको एक प्रैक्टिकल प्रिज्म का मिला था, और जिनके अभी होने हैं, सभी के चल ही रहे हैं प्रैक्टिकल, तो उनको ये मिलेगा। कोई ना कोई प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल ये होगा। अब वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, बट ये प्रैक्टिकल है। ये ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पर हमने यहां पर लिया है इंसिडेंस एंगल, प्रिज्म पर इंसिडेंस एंगल, जिसको कि तुम कंट्रोल कर सकते हो। ये I1 है। अब देखिए, एक बार I1 बना देने के बाद लाइट अंदर जाएगी, उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब लाइट अंदर जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? R1 और R2, और फिर वो निकल के बाहर आएगी। जब बाहर निकल के आएगी तो वो क्या होगा? I2। तो I1 तुम मैनेज करोगे, I2 तुम निकालोगे प्रैक्टिकल करके। तो जैसे ही लाइट बाहर निकल के आएगी तो I2 मिल जाएगा। तो जब I1 आपको मिला हुआ है पहले से ही, और रिलेटिवली I2 भी उसका मिल जाएगा, तो डेविएशन का फार्मूला होता है I1 प्लस I2 माइनस का A। जिस प्रिज्म के साथ अगर एक्सपेरिमेंट करोगे उसका जो A है वो कितना है? 60 डिग्री है। कुछ भी हो, डजंट मैटर, लेकिन जिसके साथ तुम एक्सपेरिमेंट करोगे उसका A तुम्हारा 60 डिग्री है। I1 तुम मैनेज कर रहे हो, कितना रखना है I1 ये तुम्हें पता है। I2 आपको अपने आप मिलेगा, प्रैक्टिकल करके मिलेगा। तो ओवरऑल आपको ये तीनों टर्म्स मिल जाएंगे, तो डेविएशन भी मिल जाएगा। तो अब आपके पास में ग्राफ पेपर है, यहां पर डेविएशन है, डेविएशन, और वहां पर I1 है। सपोज दैट कि हमने I1 की वैल्यू 10 डिग्री रखी, मुझे I2 भी मिल गया, मैंने डेल्टा भी निकाल लिया इस फार्मूले की हेल्प से। तो अब अपने ग्राफ पेपर पर आपको डॉट्स लगाने हैं कि 10 डिग्री I1 पर डेविएशन कितना है। ठीक है, डॉट लग गए। मान लेते हैं कि 10 डिग्री I1 पर डेविएशन ये है डेविएशन। इसके बाद में फिर I1 की वैल्यू 15 डिग्री कर ली, I2 मिला, डेविएशन निकाला। तो फिर 15 डिग्री I1 पर डेविएशन कितना है, फिर से ग्राफ पेपर पर I1 की वैल्यू 15 डिग्री और डेविएशन की वैल्यू जो भी आ रही है, फिर से आपने डॉट लगाया। और जब ये सारे डॉट्स आप लगा लेंगे और फिर उन सारे डॉट्स को मिलाएंगे स्मूथली, तो ग्राफ कैसा मिलेगा? टिक के साइन जैसा। जैसे टिक का साइन होता है, ऐसा ये टिक का साइन, ऐसा ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ मिलेगा। जब हमने इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया तो देखते हैं ये ग्राफ हमें क्या सिखा रहा है। ये ग्राफ हमें मिल चुका है, ये ग्राफ हमें मिल चुका है, और अब बारी है कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है।
ग्राफ हमें क्या बता रहा है ये देखते हैं। ग्राफ हमें मिल चुका है। ये ग्राफ हमें ये सिखा रहा है, उस बात को कहने से पहले थोड़ा ग्राफ पे ही फोकस करके देखते हैं कि सही है कि गलत है। ये ग्राफ हमें क्या सिखा रहा है, प्रिज्म के डेविएशन और इंसिडेंस एंगल का जो ग्राफ है वो हमें क्या बता रहा है। देखिए I1 की वैल्यू जब ये है, फिर I1 की वैल्यू और बड़ी हो गई, 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 I1 की वैल्यू और बड़ी हो गई। जैसे जैसे हम I1 को बड़ा कर रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट द डेविएशन, डेविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और फिर क्या हो जाता है, मिनिमम। डेविएशन कहां पहुंच गया, मिनिमम। उसके बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो एक पॉइंट हमें क्या मिला सीखने को कि प्रिज्म में इंसिडेंस एंगल को लगातार बढ़ाने से, प्रिज्म में इंसिडेंस एंगल को लगातार इंक्रीज करने से व्हाट अबाउट द डेविएशन, आंसर है पहले डिक्रीज करता है, मिनिमम होता है, और फिर बाद में क्या होता है, इंक्रीज करता है। लिख लेते हैं क्योंकि बड़ा पॉइंट है, जरूरी पॉइंट है थ्योरी के लिए। तो इन प्रिज्म एज I1 इंक्रीजेस, I1 का मीनिंग समझ पा रहे हो ना, I1 क्या है, इंसिडेंस एंगल। एज I1 इंक्रीजेस रेगुलरली, लगातार बढ़ाते ही चले जाओ, देन डेविएशन यानी कि डेल्टा पहले क्या करता है, डिक्रीज करता है। फर्स्ट डिक्रीजेस बिकम मिनिमम, डिक्रीज होके कहां पहुंच जाता है, मिनिमम पर पहुंच जाता है, एंड देन इंक्रीजेस, देन इंक्रीजेस, देन इंक्रीजेस। ये हमने अपने ग्राफ से सीखा। और हमने क्या सीखा, जरा ध्यान दें भाई, जो चीजें जरूरी हैं उनको जरा समराइज करके लिख लें, बिकॉज दीज आर द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के थ्योरेटिकल आंसर। जरा इसको देखिए, कोई भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, मैंने इसको लिया, बोलो ये I1 है, मतलब I1 की वैल्यू है ना, और इस I1 पर डेविएशन ये है, ये डेविएशन है, इस वाले I1 पर ये डेविएशन है। ठीक, आगे ध्यान देना, मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, यार ये एक अलग I1 है बोलो, और इस अलग I1 पर भी डेविएशन कैसा है, सेम। हमने ये सीखा कि प्रिज्म में इंसिडेंट एंगल तो अलग अलग है लेकिन डेविएशन कैसा है, सेम है। हाँ ऐसा हो सकता है, समवन इज आस्किंग कि अलग अलग इंसिडेंट एंगल पर क्या डेविएशन सेम हो सकता है, आंसर है हाँ हो सकता है। सोचने का तरीका। अब देखिए कुछ लोगों ने सोचा ऐसे, ये देखना जरा, ये आपका I1 है बोलो, इस I1 पर डेविएशन कैसा है, ये देखो, इस वाले I1 पर डेविएशन ये है, और इस वाले I1 पर डेविएशन कैसा है, अलग है। तो यहाँ पर I1 अलग अलग है, डेविएशन भी कैसा अलग अलग है। तो विजन पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूं हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू अलग अलग हो लेकिन डेविएशन कैसा हो, सेम। आंसर है हाँ हो सकता है। तो मैंने यहां पर लिखा कि इन प्रिज्म फॉर TWO2 2 नॉट 3, ये जो आपका डेविएशन सेम का जो I1 है तो अलग अलग। तो I1 की कितनी वैल्यूज है, डिफरेंट डिफरेंट, 2, 3 नहीं है, 4 नहीं है। तो फॉर प्रिज्म, इन प्रिज्म फॉर 2 डिफरेंट इंसिडेंस एंगल्स, इंसिडेंट एंगल्स डेविएशन डेल्टा में बी सेम। हाँ डेविएशन एक जैसा हो सकता है। हमने एक पॉइंट इसी ग्राफ से निकाल लिया। अब जरा उस वाले I1 को देखो जिसके लिए डेविएशन मिनिमम है। ये देखिए, ये रहा मिनिमम डेविएशन, स्टार लगा दिया मैंने यहां पर, और इस मिनिमम डेविएशन का ये I1 है। मिनिमम डेविएशन वाला I1 सिंगल वैल्यूड है या मल्टीपल वैल्यूड है,
यानी इस मिनिमम डेविएशन के लिए I1 की आपको एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, एक से ज्यादा मिल रही है, अकेली वैल्यू मिल रही है। एक चीज हमने और सीखी कि मिनिमम डेविएशन का जो I1 होगा वो हमेशा कैसा होगा, सिंगल वैल्यूड होगा। यानी हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता, सपोज कर लो कि जैसा प्रिज्म मेरे पास है वैसा ही आपके पास है, तो मैंने अपने प्रिज्म के बारे में आपको बताया कि मुझे मिनिमम डेविएशन मिला है जब I1 की वैल्यू 22 डिग्री है, तो यार तुम लोगों के पास भी सेम प्रिज्म है तो तुमको भी मिनिमम डेविएशन मिलेगा जब I1 की वैल्यू क्या होगी। यानी मिनिमम डेविएशन का I1 मल्टीपल वैल्यूज का नहीं होता। तो एक पॉइंट हमने यहां पर और सीखा, इन प्रिज्म मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल्टा M टेक प्लेस फॉर सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ I1 एंड कीप इन माइंड कि I1 का मतलब क्या, इंसिडेंस एंगल। किसी प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन जब होता है तो उसका जो I1 है यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है वो सिंगल यानी अकेला होता है, स्पेसिफिक मतलब निश्चित होता है, उसकी सिंगल वैल्यू होती है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जैसा प्रिज्म है तुम्हारे पास भी वैसे प्रिज्म है और तुम बोलोगे सर मुझे तो मिनिमम डेविएशन तब मिला है जब I1 की वैल्यू 22 है और आपको क्या मिला, तो मैं बोलूं 22 नहीं कुछ और है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपको 22 I1 पर मिनिमम डेविएशन मिला है तो सेम प्रिज्म के लिए मुझे भी I1 22 पर क्या मिलेगा, मिनिमम डेविएशन। ये सारी बातें हमको ग्राफ से निकल के दिखाई दे रही है। अब यहां पर एक टर्म आ गया मिनिमम डेविएशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अनसॉल्व पेपर में देखेंगे तो कहता है कि भाई मुझे प्रिज्म के लिए डेविएशन का और I1 का ग्राफ बनाइए। तो फिर जब आप थ्योरी यानी 70 मार्क्स की तैयारी कर रहे होंगे तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, प्लॉटिंग का ग्राफ ऐसे, ग्राफ वर्टिक के साइन का ग्राफ होता है। फिर थोड़ा सा ग्राफ को पढ़ देना, बहुत सारी बातें पढ़ी जा सकती है लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हमने दिए हुए हैं, उसमें ग्राफ को पढ़ दो। अब ये जो मिनिमम डेविएशन आया है, ये देखिए मिनिमम डेविएशन जो आया है, मैं यहां पर भी डेल्टा M लिख दूं, ये मिनिमम डेविएशन और इसका ये जो I1 है, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि I1 की वैल्यू क्या होती है जब डेविएशन मिनिमम होता है। I1 की वैल्यू क्या होगी जब डेविएशन कैसा होता है, मिनिमम होता है। फिर R1 की वैल्यू क्या होती है जब डेविएशन मिनिमम होता है। फिर R2 की वैल्यू क्या होती है जब डेविएशन मिनिमम होता है। फिर I2 की वैल्यू क्या होती है जब डेविएशन मिनिमम होता है। यानी कि अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, किस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए कि जिस समय मिनिमम डेविएशन आया है उस समय I1 की वैल्यू क्या है, कैसे निकलेगी, I2 की वैल्यू क्या है, कैसे निकलेगी, R1 की वैल्यू क्या है, कैसे निकलेगी, R2 की वैल्यू क्या है, कैसे निकलेगी। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, हमसे कहा गया है डिस्कस वैल्यूज ऑफ I1, I2, R1, R2 in minimum deviation condition for given prism। हमसे ये कहा गया है for given prism। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर किसी प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन हुआ है तो मुझे ये बताइए कि I1 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है और R2 की वैल्यू कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि गिवन प्रिज्म में अगर डेविएशन मिनिमम है तो I1, I2, R1, R2 की वैल्यूज क्या होती हैं। अगर हम इसका सीधे आंसर लिखें तो जरा आंसर देखें, क्योंकि आंसर जो है न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मिनिमम डेविएशन होता है, व्हेन मिनिमम डेविएशन टेक प्लेस, व्हेन मिनिमम डेविएशन टेक प्लेस इन अ गिवन प्रिज्म,
तब R1 कहता है कि वो 1/2 है प्रिज्म एंगल का, कैपिटल है यहाँ पे प्रिज्म एंगल है, और R2 भी कहता है कि वो भी 1/2 है किसका, प्रिज्म एंगल का। कैसे, तो इसको हमने डिस्कस किया हुआ है ना, बोलो भाई। एग्जाम में डिस्कशन नहीं मांगेगा, एग्जाम में क्या मांगेगा, रिजल्ट मांगेगा। यानी एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा होगा कि मिनिमम डेविएशन में R1 की वैल्यू कितनी होती है, आपको केवल आंसर देना है। डिस्कशन हमने किया है, अपनी रेगुलर क्लासेस में किया और आपकी कॉपी में है भी, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता कि कैसे आया। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होगा कि मिनिमम डेविएशन में R1 की वैल्यू कितनी होती है, प्रिज्म एंगल के हाफ के इक्वल होती है, और R2 की वैल्यू कितनी होती है, प्रिज्म एंगल के हाफ के इक्वल होती है। I1 की वैल्यू कितनी होती है, तो I1 की वैल्यू होती है a प्लस डेल्टा m/2, और I2 की वैल्यू भी इतनी ही होती है, जहां पर डेल्टा m क्या है, मिनिमम डेविएशन वैल्यू, मिनिमम डेविएशन वैल्यू। ये I1 और I2 है। और एक चीज मैं यहां पर ये बता दूं कि I1 I2 की वैल्यू मिनिमम डेविएशन में कितनी मिलेगी, इस बात का फैसला सराउंडिंग मीडियम करता है। जैसे आपने प्रिज्म को एयर में रखा, तो मिनिमम डेविएशन में मान लो I1 की वैल्यू 42 है, फिर आपने उसी प्रिज्म को वाटर में इमर्स कर दिया, अब मिनिमम डेविएशन में I1 की वैल्यू कितनी होगी, कुछ अलग आएगी, 42 नहीं आएगी। तो याद रखें कि वैल्यू ऑफ I1 I2, वैल्यू ऑफ I1 I2 डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ये बड़ा जरूरी बात, आपको जरूरी पॉइंट आपको बताया गया। क्यों, अरे यार सीधी सी बात है, पहली फेज पर जब आप लगाते हो साइन I1 बाई साइन R1, μ2 बाई μ1, तो μ2 μ1 से I1 को लेना देना होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई मिनिमम डेविएशन में I1 की वैल्यू 23 है, मिनिमम डेविएशन में I1 की वैल्यू 23 है, तो क्या ये हमेशा फिक्स रहेगी, आपको बताना होगा। अगर सराउंडिंग मीडियम बदलोगे तो ये बदल जाएगी, और अगर आप प्रिज्म बदलोगे तो भी ये बदल जाएगी। देखो ना, a प्लस a बदल जाएगा तो बदल जाएगी ना। हाँ, अगर तुमने ये कमिटमेंट कर लिया है कि ना तो हम सराउंडिंग मीडियम बदलेंगे ना ही प्रिज्म बदलेंगे, तो फिर I1 और I2 की वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। तो यहां पे जो डिस्कशन की बात है वो हम स्किप कर दे रहे हैं, क्योंकि आप कर चुके हैं और मुझे पता है कि जिस एग्जाम में आप अभी इन्वॉल्व होने वाले हैं, जाने वाले हैं, वहां पर आपसे डिस्कशन नहीं मांगेगा। डिस्कशन लेकिन क्लास में किया गया है, एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी की हेल्प ली गई थी ना। अब रिजल्ट की डिमांड आएगी कि मिनिमम डेविएशन में R1 की वैल्यू कितनी होती है, R2 की वैल्यू कितनी होती है, I1 I2 की वैल्यू कितनी होती है। यू ऑल नो कि R1 R2 आपस में लीस्ट इक्वल होते हैं, प्रिज्म एंगल के हाफ के बराबर होते हैं। I1 I2 लीस्ट इक्वल होते हैं, कितने होते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है a प्लस डेल्टा m/2। ठीक है ये बात। फिर एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है मिनिमम डेविएशन पर, जरा उसको देखते हैं। Derive an expression for the RI for refractive index of prism in terms of angle of minimum deviation and prism angle। जनरली जो हमारी हैबिट है ना वो ये हो चुकी है कि हम RI ऑफ प्रिज्म को जनरली म्यू से लिखते हैं, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं म्यू प्रिज्म, और RI ऑफ सराउंडिंग को, सराउंडिंग में जो मीडियम है उसको हम म्यू डैश से लिखते हैं, और कभी कभी म्यू सराउंडिंग लिख देते हैं। और मिनिमम डेविएशन तो डेल्टा m है भाई, दिस इज द मिनिमम डेविएशन। और प्रिज्म एंगल जो है, जिसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं, एपेक्स एंगल भी कहते हैं, वो कैपिटल है प्रिज्म एंगल। एपेक्स एंगल के नाम से भी फेमस है, और ज्यादा फेमस है रिफ्रैक्टिंग एंगल के नाम से। तो मुझे एक ऐसा डेरिवेशन चाहिए जो इन सब लोगों को कनेक्ट करता हो। क्वेश्चन में फिलहाल ये मांगा गया है, ये और ये।
इन तीनों में रिलेशन दिखाना है। भाई क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, RI ऑफ प्रिज्म चाहिए, यानी कि ये चाहिए, म्यू चाहिए, और क्या चाहिए, मिनिमम डेविएशन चाहिए, तो ये रहा डेल्टा m चाहिए, और क्या चाहिए, प्रिज्म एंगल चाहिए। तो मुझे इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे होगा? दो तरीके से कर सकते हैं, बिना डायग्राम बनाए भी हो जाएगा, डायग्राम बना लेंगे तो भी हो जाएगा। तो मैंने एक सपोर्ट में डायग्राम बनाया। हमें अपनी लैब में जो प्रिज्म मिलता है वो इक्विलेटरल होता है, जिसका किसी भी तरीके से आप यूज करो, प्रिज्म एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये लाइट हमने डाली, ध्यान देना भाई, ये मिनिमम डेविएशन का डायग्राम बना रहा हूं। लाइट को हमने प्रिज्म पर गिरा दिया, जिस सरफेस पर गिरा दिया है वो नंबर में नंबर 1 सरफेस कहलाती है, I1। और याद रखो कि जो प्रिज्म तुमको मिलता है, जो प्रिज्म आपको प्रैक्टिकल करने के लिए मिलता है, जब उसमें मिनिमम डेविएशन आता है तो जो प्रिज्म के अंदर वाली लाइट होती है, जो प्रिज्म के अंदर वाली लाइट होती है, देखो ये बना सरफेस 1, ये बनने वाला है सरफेस 2, तो ये क्या बन गया, BASE, बेस, प्रिज्म का बेस। तो जब मिनिमम डेविएशन होता है तो प्रिज्म के अंदर वाली लाइट बेस के साथ कैसे होती है, पैरेलल। तो व्हेन यू आर ड्राइंग द डायग्राम, अगर आप एग्जाम में डायग्राम बना रहे हो और तुम मिनिमम डेविएशन का दावा कर रहे हो, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सबके लिए ट्रू नहीं है, लेकिन जो प्रिज्म तुम्हें मिलता है, जिसको तुम बोलते हो स्टैंडर्ड प्रिज्म, उसमें ऐसा होता है। और वैसे तो अंदर वाली रे बेस के पैरेलल हो, ये कब होगा, जब प्रिज्म के बेस एंगल क्या होंगे, इक्वल। चलो उस पर मत ध्यान दो, आप जो है इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लूं, क्योंकि अंदर वाली रे को बेस के पैरेलल रखना है। ये लीजिए, और फिर ये लाइट निकल के बाहर आएगी। डायग्राम अभी भी अंदर वाली रे बेस के पैरेलल नहीं है। ये अंदर वाली रे है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड लाइट अपसाइड। और ये नंबर 2 सरफेस से बाहर आने वाली है, R2, R1, और लाइट बाहर आ गई, I2। एक बात याद रखिए, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म, when minimum deviation take place, when minimum deviation take place, then refracted मतलब अंदर वाली, refracted light ray, तो refracted light ray मतलब प्रिज्म के अंदर वाली लाइट रे, प्रिज्म के अंदर वाली लाइट रे। क्योंकि जो इंसिडेंट है वो दिख रहा है ILR, जो बाहर आ गया वो कौन है, ELR, इमर्जिंग लाइट रे। जो अंदर है दैट इज कॉल्ड द RLR, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म व्हेन मिनिमम डेविएशन टेक प्लेस, देन रिफ्रैक्टेड लाइट रे बिकम पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। एंड आई होप यू ऑल नो बेस ऑफ प्रिज्म का मतलब क्या है, बिगिनिंग ऑफ द रिवीजन में बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के लिए तो इंपॉर्टेंट है। बट एक गलती भी होती है, कई सारे बच्चों को लगता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, ये इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए ट्रू है। और भी सिचुएशंस होती हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा रिवीजन जो है एकेडमिक लेवल पे चल रहा है, जितना है उतने की बात करनी है। तो मैंने क्या किया कि भाई इस डायग्राम को बना लिया, बनाना चाहिए, थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा आएगा। अब हमने वो रिकॉल किया, कौन सी बात, कि मिनिमम डेविएशन में, इन मिनिमम डेविएशन
इन मिनिमम डेविएशन R1 की वैल्यू R2 के बराबर होती है और a/2 के बराबर होती है, जहां पर a ये आपका प्रिज्म एंगल है सरफेस 1 सरफेस 2 के बीच में जो बनता है, और I1 की वैल्यू I2 के इज इक्वल टू होती है और a प्लस डेल्टा m/2 होती है। तो इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यू यूज डायरेक्टली। ये कैसे आता है ये नहीं पूछेगा, मैं गारंटी लेता हूं, ये पूछेगा आपके ना आईसी बोर्ड में पूछेगा, ना सीबीएसई में, ना यूपी में। कितना होता है ये जरूर पूछेगा, सीधे आंसर देना, और वो भी कैसे आता है आपने किया हुआ है ना। अच्छा, तो अब हमने ये फंडा लगाया, ध्यान देना, साइन आई बाई साइन आर म्यू2 बाई म्यू1, ये फंडा लगाया। आप इस फंडे को चाहे सेकंड सरफेस पर लगाओ या फर्स्ट सरफेस पर लगाओ, आपकी मर्जी। अभी हम सरफेस 1 पर लगाते हैं और फिर हम सरफेस 2 पर भी लगा करके अप्लाई करके इसको दिखा देंगे। एट सरफेस 1, नाउ फील द सिचुएशन। आई माने इंसिडेंट एंगल सरफेस 1 पर, कौन है I1। आर माने रिफ्रैक्शन एंगल सरफेस 1 पर, कौन है R1। नाउ बी केयरफुल। म्यू2 माने उस मीडियम का RI जहां लाइट गई है। तो यार फर्स्ट सरफेस से टकराने के बाद कहां गई है, प्रिज्म के अंदर, यानी म्यू2 का मतलब हो गया म्यू प्रिज्म, बोलो। और म्यू प्रिज्म का मीनिंग यहां पर म्यू है। और म्यू1 उस मीडियम का RI जहां से आ रही है। तो फर्स्ट सरफेस पे जब आ रही तो कहां से आ रही, बाहर से। बाहर मतलब सराउंडिंग। तो यहां पर हो गया म्यू1 का मतलब म्यू सराउंडिंग। और इसको मैंने इक्वेशन 1 कर दिया। मिनिमम डेविएशन में I1 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस डेल्टा m/2, और R1 की वैल्यू क्या होती है, a/2। यहां पर आ गया म्यू प्रिज्म का और यहां पे आ गया म्यू सराउंडिंग का। तो मैंने लिखा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यही तो तुम्हें करना था। डन भाई। अब देखो ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को आप चाहे तो थोड़ा ऐसे लिख लें, म्यू बाई म्यू डैश इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 और होल अपॉन साइन a/2। हो गया कंप्लीट। भाई देखिए ना, मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए था जिसमें RI और प्रिज्म आ गया, प्रिज्म एंगल है, डेल्टा में आ गया ना। यही सेम रिजल्ट मिलेगा अगर तुम इसी फार्मूले को साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 को लगाते हो सेकेंड सरफेस पर, सेम रिजल्ट मिलेगा। देखिएगा कैसे अप्लाई करके दिखाता हूं। Someone is going for the surface number 2, sin I by sin R म्यू2 by म्यू1। हम इसको ले गए सरफेस 2 पर, एट सरफेस 2। Now feel the situation. I means इंसिडेंट एंगल सरफेस 2 पर, कौन है, R2 है। R2 है ना वहां पर, R2 का नाम है इंसिडेंट एंगल, तो यहां पे लिखा साइन R2। R माने रिफ्रैक्शन एंगल सरफेस 2 पर, कौन है, I2 हो गया। म्यू2 उस मीडियम का RI जहां लाइट गई है। तो सरफेस 2 से टकराने के बाद कहां गई है, बाहर। तो म्यू2 माने हो गया बाहर, मतलब सराउंडिंग, सराउंडिंग, SURR सराउंडिंग। म्यू1 मींस जहां से आ रही है वहां का RI, सरफेस 2 पर कहां से आती है, अंदर से आती है, यानी म्यू प्रिज्म, म्यू प्रिज्म। फिर मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन में जो R2 की वैल्यू है उसको रख दिया जाए, I2 की वैल्यू को रख दिया जाए। तो यहां पर आ गया साइन a/2 साइन a प्लस डेल्टा m/2। सराउंडिंग का RI म्यू डैश है और खुद प्रिज्म का म्यू है। उल्टा पुल्टा करो तो यानी कि रेसिप्रोकल कर दो। जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा म्यू के साथ म्यू डैश, और ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m/2 और अपॉन में क्या, साइन। आगे रिलेशन देखो भाई, सेम टू सेम है।
ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात जो हमने डिराइव करके दिखा दिया। एक चीज हमने आपको बताई थी इस रिजल्ट को लेकर के, इस फार्मूले को लेकर के। ये जो फार्मूला हमें मिला है, मैं वापस इसको लिखता हूं। ये जो फार्मूला हमें मिला है न्यूमेरिकल में, ये फार्मूला कब लगेगा? म्यू बाई म्यू डैश इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये रिजल्ट हमें आ चुका है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो ये रिजल्ट आया है इसका मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूं। ये जो फार्मूला हमें मिला है ये कब इस्तेमाल होगा, तो आप देखेंगे, आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें मिनिमम डेविएशन दिखाई देता है, हिंट दिखाई देती है, मैं दोबारा लिखता हूं, इसे यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल पीबी मींस प्रॉब्लम में मिनिमम डेविएशन कॉमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स HINIT हिंट गिवन। अगर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा मिलता है जिसमें मुझे कहीं से हिंट मिलती है कि मिनिमम डेविएशन, कहीं से ये हिंट मिलती है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो आवाजें आती हैं, ये दो बातें दिखाई देती हैं, तो 101% हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। मतलब कोई और दूसरा या तीसरा रास्ता है नहीं। अगर आप प्रिज्म की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं और आपको उस प्रॉब्लम में ये टर्म मिलता है, मिनिमम डेविएशन लिखा हुआ मिलता है, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शब्द भी वहां दिखाई देता है, ये टर्म भी आपको वहां पे नजर आता है, तो 101% आपके पास केवल आखिरी रास्ता ये है, आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए, जो दिया गया है उसको यूज करिए और जिसको निकालना है वो निकाल लीजिए। नाउ चेक दिस वन क्वेश्चन। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म का RI 1.6 है जब वो एयर में रखा था। यार अगर कोई चीज एयर में है ना, तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक्चुअली क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे प्रिज्म का ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको 1.6 दिया गया है। फाइंड द मिनिमम डेविएशन। देखो मिनिमम डेविएशन न्यूमेरिकल में लिखा हुआ दिख रहा है, ऑफ द प्रिज्म व्हेन इट इज केप्ट इन लिक्विड, जिसका कि RI है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सुनाई पड़ता है? हाँ सुनाई पड़ता है। क्या इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए मिनिमम डेविएशन भी दिखाई पड़ता है? हाँ दिखाई पड़ता है। तो आप जो है फंडे के साथ तैयार रहिए, ये फंडा लगा दिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को कोई दूसरा तरीका नहीं है सॉल्व करने का। टाइम मत वेस्ट करिए, ये क्वेश्चन इसी फार्मूले से ही होगा। दो बातें अगर नजर आती हैं तो क्वेश्चन इसी फार्मूले से होगा। अब देखिए म्यू हमारे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना है? 1.6 है। और म्यू डैश क्या होता है? सराउंडिंग में। क्वेश्चन में सराउंडिंग में लिक्विड है, लिक्विड का कितना है? 4√2/5। साइन ए यार इक्विलेटरल का मतलब होता है कि ए कितना होगा? 60। डेल्टा एम चाहिए, क्वेश्चन में डेल्टा एम चाहिए। साइन ए फॉर 60/2। क्वेश्चन में हमको डेल्टा एम निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1.6 अपॉन में 425, ये आ जाएगा साइन 30, 60/2 हो जाएगा 30, और इधर आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा m/2। 4 जा, और साइन 30 क्या हो जाएगा? 1/2, तो ऊपर आएगा 0.2 और नीचे है √2 और √5 ऊपर चला गया। ठीक है, और यहां से आ गया साइन 60 प्लस डेल्टा m/2।
अब कैलकुलेशन रह गया तो डेल्टा निकल आएगा। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए √5 तो ठीक है, और 0.2 का मतलब क्या होता है 1/5, तो ये आ जाएगा 1/5 और साथ में ये √2। ठीक है, देखो चेक करो, 0.2 का मतलब क्या है 1/5। अरे यार 0.2 का मतलब क्या है 2/10 कितना हो गया 1/5। तो यहां से सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये वाला √5 इसको √5 बना देगा, कितना आंसर आ जाएगा 1/√5। बोलो 1/√5 ये और √2 ये, तो क्या आ जाएगा 1/√10। ओके, तो यहां पर आ गया 1/√10 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। यहां पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन डेल्टा m तो निकालना ही पड़ेगा, तो इनवर्स में पहुंचो 60 प्लस डेल्टा m/2, ये आ गया 1/√10। तो भाई a प्लस डेल्टा m/2 इज इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स 1/√10। सपोज कर लो कि कुछ ऐसा जाना पहचाना आता कि यहां पर आता 1/√2, तो 1/√2 साइन में कितना होता है साइन 45, इधर भी साइन आ गया उधर भी साइन आ गया, साइन और साइन हट जाता है, बट ऐसा सिचुएशन बन ही नहीं पाया, इनवर्स में चले। यहां से आ गया a आपका है 60, उधर 2 को जाने दिया, तो 60 प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1/√10। डेल्टा m की वैल्यू आ गई 2 साइन इनवर्स 1/√10 माइनस का कितना, ये आंसर है। ठीक है, आपके पास भी जो अनसॉल्व पेपर है उस पर भी इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस होंगे। मिनिमम डेविएशन के क्वेश्चन भरे, यू ऑल कैन चेक दिस प्रॉब्लम। ABC इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, लाइट इंसिडेंट ऑन AB पर लाइट गिराते हैं तो मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री का आता है। मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री का आता है। क्या मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है? हाँ हो रही है। और पूछा है स्पीड ऑफ लाइट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। यार स्पीड ऑफ लाइट क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कनेक्ट होती है? हाँ होती है। μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन μ2, पता है ना। तो इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मिनिमम डेविएशन की बात भी हो रही है और इसमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात इनडायरेक्टली हो रही है। और ये दो बातें अगर क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन को करने का तरीका, मैं पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। म्यू अपॉन म्यू डैश साइन ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन में साइन a/2, क्योंकि अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा तो मुझे स्पीड ऑफ लाइट भी मिल जाएगा। फार्मूले को आगे बढ़ाया, म्यू माने प्रिज्म का आरआई, सराउंडिंग में म्यू डैश चेक किया, कुछ पता है नहीं तो क्या ले लेंगे एयर, और जब किसी के चारों तरफ एयर होता है तो उस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट। तो ये म्यू जो है तुम्हारा क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का। इक्विलेटरल है इसलिए ए की वैल्यू 60 होगी और क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन 30 दिया गया है, ये देखिए 30 मिनिमम डेविएशन बाई 2, और इक्विलेटरल के लिए साइन a/2 यानी 60/2। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा साइन का 45 और नीचे आएगा साइन का 30। साइन का 45 1/√2, साइन का 30 1/2, म्यू बराबर हो जाएगा 2/√2। तो ऊपर वाले √2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, तो देखो म्यू क्या आ गया √2, ये हमारा प्रिज्म का आरआई आ गया, प्रिज्म आरआई आ गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन ने आरआई नहीं पूछा था, क्या पूछा था? स्पीड पूछी थी। तो ये मेरे प्रिज्म का कौन सा आरआई आया? एब्सोल्यूट वाला। और आपको पता है कि एब्सोल्यूट आरआई इज इक्वल टू होता है C/V, याद? C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आपके एब्सोल्यूट आरआई की वैल्यू √2 है और C है 3×8, और ये V आपका मीडियम में स्पीड, यानी कौन सा मीडियम? प्रिज्म वाले मीडियम में।
तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू 3/√2 ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा 3√2 नीचे 2 आ जाएगा 10⁸। और आगे सॉल्व करने का मन है तो 1.5√2 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। ये आंसर आ गया पहले पार्ट का। प्रिज्म में हमें क्या निकालना था, स्पीड निकालना। निकल गई? बोलो भाई यार, ये जो मुझे प्रिज्म का आरआई मिला है, कौन सा आरआई मिला है? एब्सोल्यूट वाला। हाउ वी श्योर कि एब्सोल्यूट वाला? क्योंकि सराउंडिंग में क्या है, एयर, और जब किसी के चारों तरफ एयर होता है तो उस समय जो उसका आरआई होता है वो कौन सा होता है, एब्सोल्यूट। और आपको पता है कि एब्सोल्यूट आरआई बराबर होता है 3×8/v। इस v को क्या कहते हैं, मीडियम में स्पीड, और प्रिज्म का नाम यहाँ पर मीडियम में कौन है, प्रिज्म। तो v निकल रहा है। जनरली आप इसको चाहे तो यही छोड़ सकते थे इस जगह पर, लेकिन जनरली हम लोग अंडर रूट के टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो उसको हमने जो है √2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। तो जब ऊपर √2 जाएगा तो 3 के साथ √2 बन जाएगा, और एक √2 जब नीचे आएगा, पहले से √2 है तो मिलके क्या हो जाएंगे 2। फर्दर सॉल्व कर लिया। पहला पार्ट हो गया कि लाइट की स्पीड प्रिज्म में कितनी है। और नाउ चेक द सेकंड वाला पार्ट, ग्रेजिंग इमर्जेंस का सवाल। एसी पर लाइट क्या करती है, ग्रेज करती है, और ग्रेज करती है तो ग्रेज के केस में क्या पूछा गया, I1 पूछा गया है। तो देखिए ग्रेजिंग इमरजेंस में I1 की वैल्यू कैसे निकलती है, सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। तो आपको पता है कि sin I1 इज इक्वल टू होता है √μ² -1 sin A माइनस का cos A। यहां पर म्यू जो है वो प्रिज्म का आरआई है, वो दिया गया है, मतलब निकाला है मैंने, √2 का स्क्वायर माइनस का 1 sin A 60 है, cos A 60। तो ये देखो ब्रैकेट कितना आ जाएगा भाई, ब्रैकेट 1 आ जाएगा, बोलो यार। √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, 2 से 1 होगा माइनस तो 1 आ जाएगा। sin 60 हो गया √3/2 और cos 60 हो गया 1/2। तो sin I1 आ गया √3 - 1/2। तो ये जाना पहचाना एंगल तो है नहीं, तो I1 की वैल्यू हो गई sin इनवर्स √3 - 1/2। दूसरा आंसर भी हो गया, ठीक है। तो 2014 का एक क्वेश्चन आपके लिए और है, मिनिमम डेविएशन से रिलेटेड है। डायग्राम दिया हुआ है, ये प्रिज्म है आपका, जिसका कि प्रिज्म एंगल ये है, PQ लाइट इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट एंगल यहाँ पर क्या है, I। तुम्हारे लिए जो I1 था उन्होंने इसको क्या लिखा है, I। अंदर जाती है लाइट तो QR आपकी लाइट है, QR अंदर जा रही है, R1 R2 बना, और फिर ये लाइट बाहर निकल के आती है, जिसको तुम I2 कहते थे, उसको उन्होंने क्या लिखा, E, क्योंकि I2 का नाम क्या होता है, इमर्जिंग एंगल, इसलिए E से लिखा है। और फिर क्वेश्चन में कहा गया कि अगर ये QR पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, इफ QR इज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, देन प्रूव दैट R1 R2 की वैल्यू हाफ ऑफ A होगी, प्रिज्म एंगल के हाफ के इक्वल होगी, और I और E आपस में इक्वल होकर A + Δm/2 होंगे। ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर है? इस क्वेश्चन में जिसको तुम I1 कहते थे वो यहाँ पर I है, जिसको तुम I2 कहते थे वो यहाँ पर E है। तो ये तो हम जानते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन प्रूफ करने को बोलता है। ये आपका प्रिज्म एंगल है, कैपिटल है। अब ये जो आने वाली लाइट है, थोड़ा सा इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, डेविएशन दिखाना है ना मिनिमम वाला। और ये जो इमर्जिंग लाइट है वो ये है। तो जब प्रिज्म की ABCD पढ़ी है, बेसिक पढ़ा है, तो आने वाली लाइट और निकलने वाली लाइट के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द डेविएशन। तो ये वाला एंगल, क्योंकि हेड टेल कॉम्बिनेशन होगा, और क्योंकि अंदर वाली लाइट बेस के पैरेलल है, जब अंदर वाली लाइट बेस के पैरेलल है तो कौन सी कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन। सीखा ना हम लोगों ने कि इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए या आपके पास में जो प्रिज्म रहने वाला है जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर अंदर वाली रे बेस के पैरेलल, तो वो कंडीशन कौन सी थी, मिनिमम डेविएशन। और ये जो आपकी आने वाली लाइट है उसका नाम है PQ, और ये जो इमर्जिंग लाइट है उसका नाम है
उसका नाम है RS। जब आप इनको मिलाओगे तो हेक्टल कॉम्बिनेशन होगा, और हेक्टल कॉम्बिनेशन में एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे लिया जाता है, उसी को यहाँ पर डेविएशन कहते हैं। ये आपका पॉइंट ले लेते हैं m, और ये डेविएशन हो गया मिनिमम वाला। डेविएशन मिनिमम वाला है क्योंकि अंदर वाली रे बेस के पैरेलल। तो प्रूव करके दिखाना है कि R1 और R2 इनका जो R1 R2 आपस में इक्वल है और a/2 के इक्वल है। ये तो हम जानते ही हैं, देखो कैसे लिखा, we know that in minimum deviation R1 बराबर क्या होता है R2, जानते हैं ना ये बात को। और I1 बराबर क्या होता है I2। इस क्वेश्चन में I1 की जगह पर I लिया गया है और I2 की जगह पर E लिखा हुआ है। ये तो हमें पता ही है कि R1 R2 आपस में लीस्ट के साथ इक्वल होते हैं, और I और E आपस में कैसे होते हैं, लीस्ट के साथ इक्वल होते हैं। और फिर हमने लिखा कि फॉर प्रिज्म R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या है, ये भी जानते हैं। अब चाहें तो इस क्वेश्चन की क्वालिटी देख करके कितने मार्क्स मिल रहे हैं आप इसको भी डिराइव कर लीजिए। इसको डिराइव कर चुके ना कि R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होती है, A होती है, कैसे आती है, डेरिवेशन हो चुका है। तो भाई R1 की जगह पर R2 लिख सकते हैं आप, R2 प्लस R2 इज इक्वल टू A, क्योंकि R1 की जगह पर R2 लिख सकते हैं। ये बन गया 2R2 इज इक्वल टू A। R2 की वैल्यू क्या हो गई A/2, क्योंकि R2 की वैल्यू A/2 है, इसलिए R1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी A/2। प्रूफ हो गया। R1 बराबर R2 बराबर A/2 हो गया प्रूफ। अगर इस प्रूफ को थोड़ा लंबा बनाना है तो तुम इसको भी प्रूफ करके दिखा दो। दैट डिपेंड्स अपॉन द योर चॉइस, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब हम गए डेविएशन पर। तो I1 प्लस I2 माइनस का A, तो I1 की जगह पर I और I2 की जगह पर E, और I बराबर E है भाई, क्योंकि I बराबर E है, तो यहां से आ जाएगा प्लस का 2E, और इस केस में डेविएशन मिनिमम चल रहा है, तो यहां से E की वैल्यू क्या होगी A प्लस डेल्टा m/2, तो इसलिए I बराबर भी हो जाएगा A प्लस डेल्टा m/2। प्रूफ हो गया। इस पूरे एपिसोड में जो ये वाला सर्कल है, इसके लिए तो थोड़ा सा काम कर सकते हो। R1 प्लस R2 बराबर है, जैसे जब तुमने फर्स्ट टाइम प्रूफ किया, एक बार फिर से दिखा दो। अगर वो आपको 5 मार्क्स दिला रहे हैं तो इफ दिस क्वेश्चन इज फॉर द 2 मार्क्स तो फिर ऐसे ही चलो, इवन 3 मार्क्स है तो भी ऐसे चलो। डायग्राम को कॉपी करो, क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है उसको कॉपी करो, डिस्कशन कर दो, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा अपडेट्स भी करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और लास्ट में प्रिज्म के जो काम रह जाता है कि थिन प्रिज्म का डिस्कशन कर लिया जाए। थिन प्रिज्म, जितनी भी आपने प्रिज्म की स्टडी करी है उसमें सारे के सारे प्रिज्म थिक थे, और अब आपके सामने थिन प्रिज्म। तो पहला क्वेश्चन होता है, मतलब पहली इंफॉर्मेशन आपकी अपनी नॉलेज के लिए ये है कि पतले प्रिज्म में और मोटे प्रिज्म में डिफरेंस क्या है। तो फॉर थिन प्रिज्म जो प्रिज्म एंगल होता है वो 10 डिग्री से या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ये पहचान है पतले प्रिज्म की। अभी तक जो भी तुमने पढ़ा है वो सब कुछ क्या है, मोटे प्रिज्म के लिए पढ़ा है। और पतले प्रिज्म के जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, ऑल फैमिली मेंबर्स यानी पैरामीटर्स, ऑल पैरामीटर्स, आप इन्हीं को फैमिली मेंबर्स भी कह सकते हो। ऑल पैरामीटर्स मतलब I1, I2, R1, R2, डेल्टा A, ये सब प्रिज्म के मेंबर ही तो है, फैमिली मेंबर। ऑल पैरामीटर्स फॉर थिन प्रिज्म आर वेरी
वेरी स्मॉल। मतलब I1 से पूछो क्या हाल है, बोलेगा बहुत छोटे से हैं। I2 भी कहेगा हम भी बहुत छोटे से, मतलब टेंस टू 0, मतलब बहुत छोटे हैं। R1 भी कहता है हम भी बहुत छोटे हैं। R2 कहता है हम भी बहुत छोटे हैं। कैपिटल A कहता है हम भी बहुत छोटे हैं। तो सारे लोगों का जो हालचाल है वो ऐसा है कि सभी फैमिली मेंबर्स बहुत छोटे होते हैं, और इसलिए पतले प्रिज्म की प्रॉब्लम को डील करते समय हमें छोटे एंगल की मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है। इसलिए टू सॉल्व प्रॉब्लम ओवर थिन प्रिज्म वी यूज छोटे एंगल की मैथमेटिक्स, छोटे एंगल की मैथ्स। बाकी सारे फंडे वही चलेंगे, बस आपको टाइम टू टाइम छोटे एंगल की मैथ लगानी पड़ेगी। और ये छोटे एंगल की मैथ क्या होती है भाई, कई बार बताए। छोटे एंगल की मैथ क्या कहती है? छोटे एंगल की मैथ ये कहती है कि अगर साइन के साथ में थीटा है और वो छोटा है तो बराबर थीटा के, अगर कॉस के साथ में थीटा है और वो छोटा है तो बराबर 1 के, अगर थीटा छोटा है। ये है छोटे एंगल की मैथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको जब मिनिमम डेविएशन मोटे प्रिज्म पर मिला है, ध्यान देना जरा, समझना बात को। जब आपको मिनिमम डेविएशन मोटे प्रिज्म पर मिला है तो आपको एक फार्मूला मिला था म्यू अपॉन म्यू डैश साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2, और अपॉन में क्या, साइन A बाई 2। ठीक है, ये तो था। अंदर की बात है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1, और ये क्या लिख सकते हैं R1, क्योंकि I1 की वैल्यू कितनी थी, A प्लस डेल्टा M बाई 2, और R1 की वैल्यू कितनी थी, A बाई 2, याद है ना। अब देखिए ये मैंने कन्वर्ट किया, थोड़ा सा तुम्हें लगे कि हाँ चीजें आपकी रेंज में आ रही है, वैसे भी छोड़ सकते थे। अब पतले प्रिज्म की प्रॉब्लम में सारा एंगल डिपार्टमेंट छोटा है, तो यहां पर देखो छोटे एंगल की मैथ लगेगी। अरे यार, जैसे साइन थीटा थीटा होता है, ऐसे ही साइन I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R1। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा I1 इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू डैश और साथ में R1। अब जरा I1 का मीनिंग फिर से ओपन कर दो, तो I1 यहां पर है A प्लस डेल्टा M बाई 2 और म्यू बाई म्यू डैश, और R1 की वैल्यू है A बाई 2। बाई 2 कट हो गया, जरा डेल्टा M निकालो कितना आएगा। तो जब आप आगे ले जाओगे तो ये आ जाएगा A प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू डैश साथ में A, उस A को इधर ले जाओ, डेल्टा M आ जाएगा म्यू अपॉन म्यू डैश -1 इंटू में। तो देखो, मैंने जब मिनिमम डेविएशन वाला केस पिक किया तो सारे कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जहां पर छोटे एंगल की मैथ लग सकती है वहां पर मैथ लगा दे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो पतले प्रिज्म का, सारे फंडे वैसे ही रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, ये समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम लोगों ने नॉर्मल इंसिडेंस किया है केस, तो एक क्वेश्चन हमको नॉर्मल इंसिडेंस का मिला, लेकिन प्रिज्म कैसा था, पतला था। देखिएगा क्वेश्चन, इन अ प्रिज्म, इन थिन प्रिज्म, प्रिज्म एंगल जो दिया गया है दैट इज कैपिटल A, और इंसिडेंट एंगल जो दिया गया है वो है 2A। हमसे RI पूछा गया, RI और प्रिज्म बताइए। जब नॉर्मल इमर्जेंस टेक प्लेस, तो ये जो कीवर्ड है हमारा नॉर्मल इमर्जेंस, इसको जरा पकड़ो और सारे फंडे सोचो कि जब आपके पास में ऑर्डिनरी प्रिज्म था, यानी थिन प्रिज्म था, सॉरी थिक प्रिज्म था, तो आप नॉर्मल इमर्जेंस में क्या क्या पढ़ते थे। तुरंत आपको याद आया कि नॉर्मल इमर्जेंस में जो I2 है वो 0 होता था और R2 भी क्या होता था, 0 होता था ना। इस क्वेश्चन में I1 हमको दिया गया है 2A और
R1 की वैल्यू होती थी एक इक्वल, बोलो R1 हमारी मेहनत से हमको मिल गया, क्योंकि नॉर्मल इमर्जेंस में I2 0, R2 0, R1 इक्वल टू क्या 1। मुझे प्रिज्म का RI निकालना है, I है, R1 है, I1 है, R1 है, म्यू चाहिए, तो स्नेल्स लॉ लगा दें पहले फेज पर, sin I बाई sin R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। और अगर आपका कॉन्फिडेंस आपको कहता है कि नहीं μ1 μ2 में गलती करोगे, तो थोड़ा रफली डायग्राम बना लो। पहले फेज पर चाहिए, ऐड पहला फेज सरफेस, तो I माने इंसिडेंट एंगल सरफेस 1 पे कौन होता है I1, R माने रिफ्रैक्शन एंगल सरफेस 1 पे कौन होता है R1, बोलो भाई, यहाँ I1 होता है और ये R1। μ2 मींस पहले सरफेस पर, μ2 मींस वो जहां पर गई है लाइट, कहां गई है, प्रिज्म के अंदर गई है, और μ1 मींस जहां से आ रही, बाहर से आ रही, तो क्या हो गया एयर। फंडा लगाया वो, मैंने अभी तक सारे जो चल रहे हैं प्रोसेस वो किसके चल रहे हैं, प्रिज्म के, चाहे वो मोटा या पतला हो। अब जरा यहाँ पर पॉइंट देखो, पतले प्रिज्म का एंगल डिपार्टमेंट क्या छोटा, तो साइन I1 में I1 कैसा होता है छोटा, छोटे एंगल की मैथ लगाओगे क्या मिलेगा I1, और यहाँ पर R1 मिलेगा, बोलो भाई, तो ये हो गया म्यू प्रिज्म, और I1 की वैल्यू कितनी है 2a, R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो म्यू प्रिज्म की वैल्यू कितनी आ गई। तो इफ यू हैव ए क्वेश्चन ओवर द पतला प्रिज्म, देन द कॉन्सेप्ट आर सिमिलर अलोंग विद छोटे एंगल की मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है प्रिज्म। नेक्स्ट क्या होगा, रे ऑप्टिक्स में लेंसेज, और लेंसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ज्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं लेंसेज के, देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और रे ऑप्टिक्स कंप्लीट।